जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 का इतिहास पाठ 7 मौर्य साम्राज्य के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पाठ 6 पढ़े थे महाजनपद की ओर। उसमें 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ा था। उसके बाद मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ा था। मगध साम्राज्य के 3 राजवंशों के बारे में जाना, जिसमें से पहला था हर्यक वंश, दूसरा था शिशुनाग वंश, तीसरा नंद वंश। अब हम लोग चौथे वंश के बारे में जानेंगे, मौर्य वंश के बारे में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। आप आजकल के प्रचलित सिक्कों को ध्यान से देखिए। इसके एक और पीठ से पीठ सताए हुए 4 सिंह बैठे हैं। ये अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिए गए हैं। अशोक जिस वंश का शासक था वह वंश था मौर्य वंश। अशोक मौर्य वंश का शासक था। बौद्ध स्रोतों के अनुसार नंद वंश के शासक धननंद द्वारा अपमानित आचार्य कौटिल्य चाणक्य ने बालक चंद्रगुप्त को राजकीलकम नामक खेल खेलते हुए देखा। कौन सा खेल? राजकीलकम नामक खेल। बालक में विलक्षण नेतृत्व प्रतिभा देखकर चाणक्य ने उसे अपना शिष्य बना लिया और अपने साथ तक्षशिला ले जाकर विविध कलाओं की शिक्षा दी। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की कूटनीति एवं रणकौशल द्वारा नंदवंश के अंतिम शासक धननंद को पराजित कर 322 ईसा पूर्व में मगध में मौर्य वंश की स्थापना की। मगध में 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया। यूनानी सेनापति सेलुकस ने 305 ईसा पूर्व में पश्चिम उत्तर भारत पर आक्रमण किया, जिसे चंद्रगुप्त ने परास्त कर दिया। सेलुकस को चंद्रगुप्त से एक संधि करनी पड़ी, जिसमें चंद्रगुप्त को हिंदुकुश पर्वत तक के प्रांत उपहार में मिले। सेलुकस ने मेगास्थनीज नामक राजदूत चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। इस प्रकार चंद्रगुप्त ने भारत में प्रथम बार एक केंद्रीय शासन के अंतर्गत विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त के लिए सेंद्रोकोटस नाम का उल्लेख किया है। मौर्य प्रशासन। मेगास्थनीज की इंडिका और कौटिल्य चाणक्य के अर्थशास्त्र पुस्तकों से मौर्यों के विशाल प्रशासन तंत्र की जानकारी मिलती है। ये जो मेगास्थनीज है, इसके एक पुस्तक था जिसका नाम इंडिका था, और ये आचार्य चाणक्य जो है, कौटिल्य चाणक्य जिसे कहते हैं, इनका पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र था। इन दोनों पुस्तकों से भी मौर्य साम्राज्य के बारे में कुछ जानकारी मिलती है, मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त सारे अधिकार अपने ही हाथों में रखे हुए था। राजा की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद गठित थी, जिसके सदस्य राजा को सलाह देते थे। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। आगे मौर्य शासन व्यवस्था के बारे में दिया है। जिसमें क्षेत्र विभाजन है, साम्राज्य है, प्रांत है, जनपद, जिला, नगर, गांव, इन सब में क्षेत्र विभाजन था। राजा का कर्तव्य यानी कार्य क्या था? आंतरिक और बाहरी आक्रमण से बचाव राजा का कार्य था। मंत्रिपरिषद का कार्य क्या था? राजा को सलाह देना। फिर राज्यपाल का क्या कार्य था? ये भी राजवंश से संबंधित थे। प्रांतीय शासन व्यवस्था देखना, न्याय देना, विकास के काम करना, सिंचाई, सड़क, व्यापार आदि के कार्य करना, ये सब कार्य राज्यपाल का था। फिर
स्थानीय व्यक्ति का कार्य था स्थानीय शासन व्यवस्था देखना। फिर ग्रामीण गांव का मुखिया का कार्य था गांव की समस्याओं को ग्रामीण द्वारा ग्राम सभा की सहायता से किया जाता था या हल करना उसका काम था। आगे, इतने बड़े साम्राज्य के अच्छे प्रशासन के लिए 3 स्तरों की शासन व्यवस्था थी: प्रांत, जनपद और नगर गांव। पहला, इस समय नौकरशाही व्यवस्था थी, वेतन राजकोष से दिया जाता था। दूसरा, प्रांत से लेकर गांव तक की वस्तु स्थिति को राजा समय समय पर दौरा करके स्वयं भी देखता था। तीसरा, गुप्तचर पूरे साम्राज्य की सूचना राजा को देते थे। चौथा, बाहरी आक्रमण व आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए थल, पैदल, हाथी, घोड़े व जल सेना राजा के पास थी। देखिए, मौर्य काल में भी जल सेना थी। मौर्य काल में जल सेना थी। आगे पांचवा, इतनी बड़ी व्यवस्था चलाने के लिए धन की आवश्यकता थी, जिसके लिए राजा की नीति राजकोष खजाने को हमेशा भरा रखने की थी। इस समय राजस्व व्यवस्था बहुत अच्छी थी। आगे 6वां नंबर पे है कृषि कर, सिंचाई कर, व्यावसायिक संगठनों पर बिक्री कर आय के मुख्य स्रोत थे। देखिए, कृषि से कर मिलता था राजा को, सिंचाई से, व्यावसायिक संगठनों से, बिक्री से, इन सब चीज़ों से कर जो मिलता था वही राजा का मुख्य आय का स्रोत होता था। इन करों को बड़ी सावधानी से इकट्ठा किया जाता था। इन करों का लेखा जोखा रखा जाता था। मतलब जो भी अधिकारी इन सब करों का लेखा को इकट्ठा करेंगे तो राजा को हिसाब देते रहे होंगे। 7वां है, राज्य में आने वाले जंगलों एवं खानों पर राजा का स्वामित्व होता था। राज्य अपनी सेना के लिए हथियार का निर्माण करता था। लगभग 2500 वर्ष पहले के शासन का ढांचा आज भी हमारे देश के शासन के ढांचे से मिलता है, जिसे कृषि कर, सिंचाई कर, व्यवसाय कर, इस सब से कर लिया जाता था। बिक्री कर से इस सब कर यानी टैक्स लिया जाता था। आज भी ऐसा ही लिया जाता है। हर एक सामान जो भी आप वस्तुएं खरीदते हैं सभी वस्तु में टैक्स लगता है। हम लोग टैक्स देते हैं लेकिन मालूम नहीं चलता है, क्योंकि जैसे कोई वस्तु है 10 रुपया का है तो उसको टैक्स अगर 8 रुपया का वस्तु बनाया है कंपनी, 2 रुपया अगर टैक्स है तो उसका रेट 10 रुपया वो खुद ही कर देगा। आगे बूझो तो जानो। मेगास्थनीज ने अपनी भारत यात्रा विवरण में उन चीज़ों के बारे में जिक्र किया है जो उसे आश्चर्यजनक लगी थी। क्या आप बता सकते हैं कि उसके किनके बारे में लिखा है उसने? आगे बूझो तो जाने। आगे बूझो तो जाने। मेगास्थनीज ने अपनी भारत यात्रा विवरण में उन चीज़ों के बारे में जिक्र किया है जो उसे आश्चर्यजनक लगी थी। क्या आप बता सकते हैं कि उसने किन के बारे में लिखा होगा? आइए देखते हैं। पहला है, इसकी जड़ें तनों से उगती है, इसकी छाया में 400 लोग एक साथ रह सकते हैं, ये बरगद है। दूसरा है, बिना मधुमक्खी के शहद निकलता है, ये गन्ना है। दूसरा का आंसर। तीसरा है, ऊन पेड़ों से उगती है, ऊन पेड़ों से उगती है, इसका है होगा कपास। चौथा है, पक्षी जो मनुष्य जैसा बोलता है, तोता है। आगे, मेगास्थनीज की नज़र में भारत। जब यहाँ से भारत से मेगास्थनीज अपने देश यूनान में गया होगा तो वहाँ पे कुछ लोगों ने मेगास्थनीज से भारत के बारे में पूछा होगा कि भारत कैसा है, भारत में क्या आपने देखा।
तो उसके बारे में, भारत के बारे में अपने देश में बताया। यहाँ पे मतलब उसने बताया यहाँ पे लोग लोग सभ्य थे। कहाँ पर? भारत में। वे अपने घरों में ताला नहीं लगाते थे। वे अपनी कही बातों का पालन करते थे। वे झूठी गवाही नहीं देते थे। उनके महल सोने चांदी से बने थे। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र का क्षेत्रफल 9 मील लंबा, 1.5 मील चौड़ा था। तक्षशिला से पाटलिपुत्र तक की सड़कों के दोनों ओर छायादार वृक्ष तथा जगह जगह पर कुएं थे। चंद्रगुप्त के बाद उसका बेटा बिंदुसार मगध की गद्दी पर बैठा। बिंदुसार के बाद उसका बेटा अशोक मगध का सम्राट बना। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो साम्राज्य स्थापित किया था उसमें से कलिंग स्वतंत्र हो गया था। अतः उत्तराधिकार प्राप्त करने के बाद अशोक के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कलिंग की विजय। आखिरी लड़ाई। कलिंग एक स्वतंत्र राज्य है जो हमारे विरुद्ध कभी भी उठ सकता है, ऐसा अशोक मौर्य जी थे, ये जो हैं इन्होंने ऐसा माना था कि कलिंग एक स्वतंत्र राज्य है जो हमारे विरुद्ध कभी भी उठ सकता है, इनका ऐसा मानना था। उसके बाद इनका सोचना था हमें कलिंग पर हर हालात में विजय प्राप्त करनी है। उसके बाद कलिंग से और भारत से युद्ध होने लगा। भारत में अशोक सम्राट से और कलिंग के राजा के माध्यम से युद्ध होने लगा। इस युद्ध में कलिंग की सेना को भारी क्षति हुई। कलिंग के सेनापति से कलिंग का राजा ने पूछा, सेनापति युद्ध में कितने लोग मारे गए? तो सेनापति ने बताया लगभग 1 लाख लोग मारे गए हैं और 1.5 लाख बंदी बनाए गए। उसके बाद जब इस बात का अशोक को पता चला तो इस युद्ध के भयानक दृश्यों एवं परिणामों को देख सुनकर अशोक एकदम बेचैन हो उठा। उसके बाद अशोक ने बोला अरे अरे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये तो गलती हो गया। इनका ऐसा इनको लगा। युद्ध के इस भयानक परिणाम से अशोक मौर्य बहुत बेचैन हो गए थे। युद्ध तो इन्होंने जीत गया, अशोक मौर्य जी कलिंग का युद्ध जीत गए, परंतु इनको लगा कि बहुत गलत हो गया, बहुत अधिक लोग मारे गए ना, 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग बंदी बन गए। तो इन सब से इनके मन में बहुत अलग विचार आने लगा, नीचे जो जैसा कि बताया है। और उसने मन की शांति ढूंढने के लिए कोशिश की, यानी कि इनके मन की शांति जो है वो खो गया था। नीचे बताए हैं, मेरे मन की शांति खो गई है। इन्होंने बताया, एक बौद्ध भिक्षु थे, उनसे बताया कि महात्मा मेरे मन की शांति खो गई है। तो उस बौद्ध भिक्षु ने बताया यह शांति तुम्हें बुद्ध के चरणों में मिलेगी। यही है बौद्ध भिक्षु। अशोक मौर्य ने इन्हीं से पूछे, उनके बाद इन्होंने बताया कि यह शांति तुम्हें भगवान बुद्ध के चरणों में मिलेगी। फिर उसके बाद नीचे देखते हैं, अशोक ने ऐसा फैसला किया जो आमतौर पर कोई राजा नहीं करता। उसने कलिंग को युद्ध में हराने के बाद तय किया कि वह भविष्य में कोई युद्ध नहीं लड़ेगा। इन्होंने तय किया कि हम जब कलिंग को इन्होंने हरा दिया उसके बाद इन्होंने तय किया कि अब भविष्य में हम कोई युद्ध नहीं लड़ेंगे। उसके बाद अशोक में बहुत सारा परिवर्तन आया। अशोक में परिवर्तन आने लगा। उसने अपना सारा ध्यान लोगों की भलाई और खुशी में लगाना शुरू कर दिया। यात्रियों की सुविधाओं के लिए उसने विश्राम गृह एवं मरीजों एवं पशुओं के लिए चिकित्सालय बनवाए थे। जो सरकारी हॉस्पिटल यानी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र आप लोग देखे होंगे,
इसका शुरुआत अशोक मौर्य जी ने करवाया था। इनके शासनकाल में सरकारी स्वास्थ्य केंद्र बनवाए थे इन्होंने, जिसमें कि जो गरीब लोग हैं, जिन कोई रोग से पीड़ित हैं, दवा के लिए उनके पास पैसा नहीं है, तो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपना इलाज करा सकते हैं, जो बिल्कुल फ्री में इलाज होता था और दवा मिलता है। आज भी ये चलता है, हर जगहों पर सरकारी हॉस्पिटल है। उसने स्तंभ बनवाए, उसने शिलाओं और गुफाओं पर अपने संदेश खुदवाए। अशोक ने अपने राज्य में जगह जगह खंभों के ऊपरी सिरों पर कहीं बैल, कहीं हाथी, तो कहीं सिंह बनवाए। आगे अशोक का धम्म। देखिए, धर्म को पाली भाषा में धर्म को धम्म कहते हैं, धर्म को पाली भाषा में धम्म कहते हैं। अशोक स्वयं राज्य में दूर दूर की जगहों का दौरा करता था। अशोक ने अपने राज्य में जगह जगह चट्टानों पर लंबे सुंदर चमकाए हुए पत्थरों से बने खंभे गड़वाए। इन खंभों पर वहाँ के अधिकारियों व लोगों के लिए अपने संदेश भी खुदवाए, ताकि लोग उसकी बातों पर ध्यान दे सकें। उसने यह संदेश लोगों की बोलचाल की भाषा यानी प्राकृतिक भाषा में लिखवाए। चट्टानों व खंभों पर खुदे उसके संदेशों से हम अशोक के समय की कई बातें जान सकते हैं। हर किस्म के लोगों पर युद्ध का बुरा प्रभाव पड़ता है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। इस युद्ध के बाद मैंने मन लगाकर धर्म का पालन किया है और दूसरों को यही सिखाया है। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा अशोक मौर्य बोल रहे हैं। मैं मानता हूँ कि धर्म से जितना युद्ध से जीतने से बेहतर है। मैं यह बातें खुदवा रहा हूँ ताकि मेरे पुत्र और पौत्र भी युद्ध करने की बात न सोचे और धर्म फैलाने की बात सोचे। उसने जीवन के बारे में प्रजा को सही राह दिखाने के लिए अलग से अधिकारी रखे, जिन्हें धर्म महामात्र कहा गया। उनका काम था कि वे गांव-गांव, नगर-नगर जाकर लोगों को सही व्यवहार की बातें बताएं। आइए अशोक का संदेश पढ़ें। यहाँ किसी जीव को मारा नहीं जाएगा और उसकी बलि नहीं चढ़ाई जाएगी। लोग तरह तरह के अवसरों पर तरह तरह के संस्कार करते हैं। ऐसे धार्मिक संस्कारों को करना तो चाहिए, पर इससे मिलने वाला लाभ कम ही है। कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जिनसे ज़्यादा फल मिलता है। वे क्या है? वे है दास और मजदूरों से नम्रता का व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, जीव जंतुओं पर दया करना, गरीबों को दान देना आदि। देखिए, गरीबों को दान दीजिए, ये बहुत अच्छी बात है। अशोक के इस संदेश का तात्पर्य यह है कि लोग धार्मिक संस्कार हमेशा करते रहते हैं, परंतु कुछ लोग हैं कि धार्मिक चीज़ें करते रहेंगे, उसके बाद मजदूरों को से नम्रता का व्यवहार नहीं करेंगे, और उसके बाद मजदूरों को से नम्रता का व्यवहार नहीं करेंगे, बड़ों का आदर नहीं करेंगे, जीव जंतु को मारते रहेंगे, मारते हैं। तो ऐसे करने से मोक्ष कम प्राप्त होगा, लाभ कम मिलेगा। उनका ये कहने का मतलब है कि अगर ऐसा करेंगे तो लाभ कम प्राप्त होगा। अगर यही मजदूरों के साथ नम्रता का व्यवहार करिए, बड़ों का आदर करिए, जीव जंतुओं पर दया करिए, तो इससे अधिक लाभ प्राप्त होगा। इन सब चीज़ों का करते रहिए, धार्मिक पूजा पाठ करिए, तो इससे अधिक लाभ होगा। इनके कहने का यह तात्पर्य है। आगे देखते हैं। आपको यह भी जानना चाहिए, अशोक प्राचीन भारत का एक महान शासक है। अशोक को इसलिए महान नहीं कहा जाता है कि
उसने प्राचीन भारत में सबसे बड़े साम्राज्य पर शासन किया था, बल्कि विश्व को शांति अहिंसा का संदेश देने एवं उनकी जन कल्याण की भावना के कारण ही उसे महान कहा गया है। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और बेटी संघमित्रा को अपने संदेश के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। अशोक ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में एक रूपता लाने के लिए पाटलिपुत्र में एक बड़ी सभा की, जिसे तीसरी बौद्ध संगीति सभा कहते हैं। इसके अतिरिक्त अशोक ने बौद्ध स्तूपों, धार्मिक स्मारक एवं बौद्ध विहारों, भिक्षुओं के रहने का स्थान का निर्माण कराया। सांची स्तूप के निर्माण की शुरुआत उसी ने कराई थी। पीठ से पीठ सताए हुए बैठे हुए 4 सिंह हमारा राज्य चिन्ह है। इसे अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। विश्व के इतिहास में अशोक के समान उदार व मानवतावादी सम्राट आज तक नहीं हुआ है। इस बॉक्स में जो दिया है इसके बारे में समझते हैं। यह भी जानिए। प्रथम बौद्ध संगीति सभा अजातशत्रु के समय हुआ था। दूसरा बौद्ध संगीति सभा कालाशोक के समय हुआ था। तीसरा अशोक के समय हुआ था। चौथा बौद्ध संगीति सभा कनिष्क के समय हुआ था। मौर्य साम्राज्य का पतन के बारे में आगे देखते हैं। वंशानुगत साम्राज्य तभी तक बने रहते हैं जब तक योग्य शासकों की कड़ी बनी रहती है। अशोक के दुर्बल उत्तराधिकारियों के कारण दूरस्थ प्रांत स्वतंत्र होने लगे, देश में विदेशी आक्रमण होने लगे। धीरे धीरे साम्राज्य की शक्ति कमजोर होती गई। पुष्यमित्र शुंग, जो मौर्य साम्राज्य में सेनापति था, उसने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर मौर्य साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। ये जो पुष्यमित्र शुंग था मौर्य साम्राज्य में, यह सेनापति था। बृहद्रथ अंतिम शासक जो मौर्य वंश के थे, बृहद्रथ इनका सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, परंतु इनका हत्या कर दिया। बृहद्रथ की हत्या कर मौर्य साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, परंतु ऐसा हुआ। आगे देखते हैं संगम साहित्य के बारे में। संगम साहित्य मौर्य साम्राज्य के समकालीन सुदूर दक्षिण में 3 राज्य चोल-चेर पांड्य थे, जो कि चोल इस समय कोरोमंडल तट पर स्थित है। कोरोमंडल तट जो है उसे चोल पहले कहा जाता था। चेर केरल, वर्तमान में जो केरल राज्य है उसे पहले के समय में चेर कहते थे, चेर राज्य था वो। एवं पांड्य दक्षिण छोर के राज्य जो है उसे पांड्य कहते थे। इन राज्यों के इतिहास की जानकारी तमिल भाषा के प्राचीनतम साहित्य संगम साहित्य में मिलती है, जो प्रथम शताब्दी में लिखा गया था। इससे इन राज्यों के जीवन एवं संस्कृति का पता चलता है। आगे शब्दावली। राजदूत किसे कहते हैं? राजा का दूत।